तो बच्चों आज हम इतिहास में पढ़ेंगे तुगलक का तुगलक वंश के बारे में। उसके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। ये तुगलक वंश किसके बाद आया? खिलजी वंश के बाद। खिलजी वंश के बाद 1320 में गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। लेकिन उसने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियों को त्याग कर उदार नीति अपनाई। टैक्स को कम किया जिससे आम जनता को राहत मिल सके, क्योंकि खिलजी ने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था जमीन पर, जिससे कि राज्य की कमाई ज़्यादा हो सके। उससे किसान और आम आदमी ज़्यादा तकलीफ में था। इस वजह से गयासुद्दीन तुगलक ने उन कठोर नीतियों को त्याग करके उदार नीति अपनाई और टैक्स को कम कर दिए और कृषि को बढ़ावा दिया। मतलब वो अनुदान देता था, कृषि पर अनुदान देता था, किसानों को पैसा देता था जिससे वो और अच्छे से खेती कर सकें और उपज को बढ़ा सकें। जब किसान उपज बढ़ा पाएंगे तभी वो राजा को टैक्स के रूप में अनाज दे पाएंगे। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि तो बुजुर्ग भी था। और उसके बाद में उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 1351 लगभग 26 वर्ष तक शासन किया। ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक बुद्धिमान विद्वान शासक था, लेकिन उसकी कुछ नीतियां ऐसी थीं जिसकी वजह से इतिहासकार उसको पागल सुल्तान, पढ़ा लिखा बेवकूफ या विरोधाभासों का मिश्रण जैसी उपमाओं से नवाजते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका बेटा जोना खान, देखिए ये क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था, तो आप इसको याद रखें, जोना खान। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, जोना खान। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी अजीबोगरीब नीतियों और फैसलों के कारण उसे पागल बादशाह भी कहा जाता है। पागल बादशाह, क्योंकि देखना अभी आगे इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि उसकी कुछ नीतियां ऐसी हैं कि आपको हंसी आएगी। इसी वजह से इतिहासकार उसको पागल सुल्तान, पागल बादशाह, पढ़ा लिखा बेवकूफ, ये कहते हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा था, इससे सारे विषयों की बहुत समझ थी। अब तक जितने भी गुलाम वंश से लेकर खिलजी वंश के जो शासक थे, अब तक का ये सबसे विद्वान था। इसको बहुत, देखिए, अरबी, फारसी, गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान, यहाँ तक कि डॉक्टरी भी जानता था। ये इस सब का बहुत ज्ञान था। यूनानी दर्शन और तर्क शास्त्र में इतना माहिर था। यूनानी दर्शन, तो दर्शन विषय जैसे कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा, ये वो, ये ज्ञान ऐसा, ये प्रकृति ने बनाया है, ये उसने बनाया है। अलग अलग तरह के दर्शन होते हैं, कुछ प्रकृति का दर्शन होता है, तो कुछ एकात्म दर्शन होता है, कुछ ईश्वर को मानता है। तो इस प्रकार के जो यूनान का जो दर्शन, यूनानी दर्शन और तर्क शास्त्र, हम है ना बहसबाजी जो करते हैं, वो उसमें इतना निपुण था कि अच्छे अच्छे विद्वान उससे बहस करने से डरते थे। उसके दरबार में उससे बहस नहीं कर पाते, इतना होशियार था। लेकिन उपाधि देखिए, ये क्या है उपाधि, इतना विद्वान होने के बावजूद अपने सनक भरे फैसलों, सन की भी था, सुनता किसी की नहीं था, सनक भरे फैसलों और नीतियों के कारण इतिहासकारों ने उसे पागल सुल्तान, पढ़ा लिखा बेवकूफ या विरोधाभासों का मिश्रण आदि उपाधियों से नवाजा। अब इनकी नीतियों के बारे में देखिए, भाई किसको पागल बादशाह क्यों कहते हैं, तो उसके हम कुछ नीतियों के बारे में देखिए, इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसने ऐसे कौन से फैसले लिए जो उसको उल्टे पड़ गए। तो सबसे पहला नीति देखिए, दो आब में कर वृद्धि। गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो मैदान है, इसको दो आब कहते हैं। क्यों कहते हैं दो आब? ये एक अरबी शब्द है, दो आब, दो माने तो दो है ही, और आब माने होता पानी। अरबी में इसको पानी कहते हैं, आब को। तो दो आब, जैसे इस समय आप यमुना और चंबल के बीच में रहते हैं, तो ये भी यमुना और चंबल का दो आब है। ऐसे यमुना से अगर आप उधर आगे जाएंगे तो उधर फिर सबसे बड़ी नदी पड़ेगी, वो पड़ेगी गंगा। तो यमुना और गंगा के बीच का जो मैदान है वो बहुत उपजाऊ था, वहाँ अच्छी खेती होती थी। तो उसने क्या करा कि भाई राज्य की आय बढ़ाने के लिए गंगा यमुना के दो आब की समृद्ध और उर्वरा भूमि पर उसने कर बढ़ा दिया।
टैक्स उसने डबल कर दिया। अब क्या हुआ, जिस साल उसने टैक्स बढ़ाया उसी साल अकाल पड़ गया। अकाल जानते हैं, सूखा। सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई तो खेती बर्बाद हो गई। अब चूंकि उसके जो अधिकारी जो टैक्स वसूलते थे वो सुल्तान के सनक भरे फैसलों को जानते थे, उन्हें पता सुल्तान सन की है, वो पागल है, तो उन्होंने डर के मारे बताया ही नहीं कि इधर तो सूखा पड़ गया है, और वो जबरदस्ती किसानों से टैक्स वसूलते रहे, जबरदस्ती टैक्स वसूलते रहे। इससे क्या हुआ कि किसानों के पास खुद के लिए खाने के लिए नहीं बचा। अब खुद के लिए जब खाने के लिए नहीं बचा तो वो क्या करेंगे, रोज ऐसी खेती क्यों करेंगे। वो खेतीबाड़ी छोड़ करके वो जंगलों में जाके छुप गए। किसान, खेती बर्बाद हो गई, किसान बर्बाद हो गए, और सुल्तान के पास टैक्स पूरा जाता रहा। लेकिन जब फिर जाना जब जैसे बंद हुआ तो सुल्तान को पता चला कि ऐसा क्या हुआ है। तो जैसे ही सुल्तान को यह पता चला कि भाई खेती बर्बाद हो चुकी है, तो यार किसानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने फैसलों के लिए, मतलब कहते हैं कि वो बुरे के लिए बुरा था और अच्छों के लिए अच्छा। तो उन्होंने सोचा यार किसान बर्बाद हो रहे तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई, इसलिए ये योजना भी उसकी असफल हो गई। दूसरी योजना, राजधानी बदलने का फैसला। सुल्तान ने सोचा कि इधर उत्तर भारत में तो ऊपर हिमालय है, इधर से खतरा नहीं है, नीचे दक्षिण की तरफ मैं राज नहीं कर पाता हूं, कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि दक्षिण भारत की तरफ दिल्ली के बजाय यहां पर दक्षिण में अपनी राजधानी बनाई जाए। तो महाराष्ट्र के देवगिरी में, देवगिरी, और उसने उसका नाम रखा दौलताबाद। दौलताबाद दिल्ली से राजधानी शिफ्ट कर दी। अब यहां दिल्ली से अपने दरबार के साथ साथ उसने क्या कहा, प्रजा जो थी, जनता, उन्होंने कहा सब चलो नीचे। अब यहां से यहां तक की दूरी लगभग 700 मील थी। एक मील होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर। अब इसमें गुणा कर दीजिए तो इतने किलोमीटर बन जाएगा, मतलब लगभग 1100 किलोमीटर। इतनी दूरी पर शिफ्ट किया, चूंकि उस समय कोई हेलीकॉप्टर या बड़े बड़े ये ट्रेन और ये बड़े वाहन तो थे नहीं, पैदल या बुग्गी ऐसे जाया करते थे। तो उधर जब जा रहे थे तो रास्ते में वो हजारों लोग रास्ते में मर गए, हजारों लोग रास्ते में मर गए। और जैसे ही बचे कुछ लोग वहां पहुंचे, कहां पर, दौलताबाद। अब चूंकि यहाँ उस समय, अगर आप बात देखें, आज से लगभग 700 साल पहले गर्मी इतनी नहीं थी, हिमालय के नजदीक है दिल्ली, ठंडा था मौसम। देवगिरी में क्या मौसम कैसा था, उमस भरा। तो वहां की परिस्थितियों में लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, एक कारण इस वजह से वो लोग बिलबिलाने लगे, नहीं हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, यहाँ नहीं। दूसरा कारण क्या था कि जैसे ही देवगिरी में उसने राजधानी बना ली, या दिल्ली में, उत्तर भारत में विद्रोह शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए, विद्रोह, या विद्रोह शुरू हो जाते हैं। अब यहां से उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बोले नहीं यार यहां से जाएंगे तो पूरे उत्तर भारत में हालत खराब हो जाएगी, पूरे उत्तर भारत में ये हालत खराब होनी है। ऐसे, ऐसा करो वापस चलो, वापस चलो। तो सबसे फिर ऑर्डर दे दिया, ऐसा करो सब लोग पैक करो, चलो दिल्ली। अब दोबारा से उसने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। तो दिल्ली से दौलताबाद, कभी दौलताबाद से दिल्ली, इसको आने जाने में इनके सैनिक, बहुत सारे सेना मारी गई, सैनिक मर गए, प्रजा मारी गई। इस वजह से इसकी ये योजना भी असफल हो गई। अगली अगली योजना देखिए, पागलपंती, सांकेतिक मुद्रा का चलन। ये क्या था, तुगलक के शासन में ऐसा समय आया कि राजकोष में सोने चांदी की कमी हो गई। उस समय सिक्के सोने चांदी के चलते थे, तो चांदी की जैसे ही कमी हुई, उन्होंने कहा भाई सिक्के कहां से लाए जाएं। तो उन्होंने क्या किया, बोले तांबे और पीतल के सिक्के चलाओ, तांबे और पीतल के सिक्के चलाइए,
लेकिन उसकी कीमत चांदी के बराबर ही रखी, चांदी के बराबर ही रखी। इससे क्या घाटा हुआ? वो योजना तो उसकी उसने चलाई ठीक थी। जैसे आज भी हम एक किसी नोट पर अगर हम लिख देते हैं 1000, हमारी जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो इस पर लिख देती है 1000, तो वो 1000 की हम कोई भी चीज लें उसके बराबर उसकी वैल्यू हो जाती है ना कागज की। तो उन्होंने कहा कि इसके तांबा पीतल के सिक्के चलाते हैं, वैल्यू हम उसके बराबर ही रखेंगे। लेकिन गलती उससे क्या हो गई कि जिस जगह पर ये सिक्के बनाए जाते थे उस फैक्ट्री को बोला जाता है टकसाल, जहां सिक्के ढाले जाते थे, टकसाल। और टकसाल पर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। देखिए विफलता, टकसाल पर कंट्रोल नहीं हुआ तो कंट्रोल नहीं कर पाया। ये कोई खास ऐसी चीज उसमें वो मेंशन नहीं कर पाया सिक्कों में जिससे ये पता चले कि ये ये सरकारी हैं, राजा जी यहाँ से निकले हुए हैं। तो उस सिक्कों पे वो कुछ ऐसा मुद्रण नहीं कर पाया, तो लोगों ने क्या करा, घर में अपने में तांबा और पीतल की चद्दरों में से सिक्के काट काट के घर पे ही बना लिए। अब सरकार जो बना रही थी, मतलब राजा सुल्तान के यहाँ से जो सिक्के बन रहे थे वो जैसे के तैसे रखे रह गए। लोग अपने घरों में से सिक्के बना लें, चद्दरों में से काट के और उन्हीं से बाजार कर रहे। अब वहां ढेर हो गया, बोले यार ये चल क्यों नहीं रहे हैं? तब उसे पता चला कि तो लोग घर में ही बनाना शुरू कर दिए हैं। और विदेशों से जो लोग व्यापार करने आते थे विदेशी, वो तांबा और पीतल के सिक्के लेते नहीं थे, वो कहते तो नकली है, हमको चांदी के ही चाहिए। तो व्यापार के लिए राजा को क्या करना पड़ता था कि राजा अकोष से चांदी के सिक्के देता था व्यापारियों को, उनसे व्यापार करता था। तो चांदी धीरे धीरे उसके कोष से खाली होने लगी और उसने जो सिक्के चलाए वो चलन में नहीं थे, इसलिए यो योजना भी फेल हो गई। उसका ये क्या नाम है, ये प्लान भी फेल। अब देखो एक और योजना, खुरासान अभियान और अग्रिम वेतन। ये क्या था? ये क्या था? ये मध्य एशिया में, देखिए मध्य एशिया में, जो भारत के ऊपर इस साइड में, ये जहाँ दिल्ली फिर पाकिस्तान इधर पार करके ये था खुरासान। ये खुरासान पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। तो इसने अपने सैनिकों से कहा कि भाई लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जा रहे हैं वहां युद्ध करेंगे, टाइम लगेगा। बोले इतनी दूर दूर कौन जाएगा, हम नहीं जा रहे। बोले चलो यार पैसे देंगे, ज्यादा देंगे। बोले कितने दोगे? बोले 1 साल का एडवांस देंगे। 1 साल का एडवांस सैलरी दे दी। 3,70,000 सैनिक थे उस अभियान के लिए सेना में, और उस सेना के 3,70,000 लोगों को एडवांस में 1 साल का पेमेंट दे दिया। अब ये योजना कैसे फेल हुई कि जैसे ये लड़ने के लिए खुरासान गया, खुरासान का जो शासक था उससे क्या हुआ, कंप्रोमाइज हो गया, मतलब समझौता हो गया। क्या हो गया? समझौता हो गया। और युद्ध ज्यादा चला ही नहीं, युद्ध चला नहीं, युद्ध चला नहीं। तो वो 1 साल के पेमेंट ऐसे ही चला गया। और वो पैसा देने में सरकार, राजा का कोष जो था, खजाना, वो खाली हो चुका था। तो खजाना खाली, लड़ाई भी हुई नहीं। बोले ये भी फेल, बोले ये प्लान भी फेल। अच्छा अब एक और देखिए, एक कराचल अभियान, ये भी इसके असफल प्लानों में गिना जाता है। चीन से सटे हिमालयी क्षेत्र कराचल के अभियान में उसकी सेना पूरी तरह बर्बाद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हिमालय के बिल्कुल तलहटी में जाकर के ऊपर क्रॉस कर करके वहां जब लड़ाई लड़नी थी, वहां की परिस्थितियां इतनी ज्यादा ठंडी थी, मौसम इतना दुर्गम, रास्ते दुर्गम और मौसम इतना भयावह था कि वो वहां सेना एडजस्ट नहीं कर पाई, एडजस्ट नहीं कर पाई। इस वजह से सेना मर गई। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि उस पूरी सेना में से उस समय केवल कितने आदमी बचे? केवल 10 आदमी बचे थे, सब मारे। तो ये भी फेल होगी। अब इसकी मृत्यु सिंध में एक विद्रोह को दबाते समय 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार बदायूनी उसकी मृत्यु के बारे में लिखते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपने सुल्तान से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कुछ एग्जाम्स में, जो अच्छे एग्जाम्स हैं।
कि ये किसने कहा है और किस सुल्तान के बारे में कहा गया। मोस्टली यही पूछा जाता है कि ये कथन या ये कहावत किस सुल्तान के लिए कही गई कि सुल्तान को उसकी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपने सुल्तान से। तो इसका आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? प्रजा क्यों मानती थी कि हम उसको क्या मतलब मुक्ति मिल गई? वो जानती थी कि सुल्तान कैसा है? सनकी है। सनकी है, कभी कुछ फैसले लेता है और कभी कुछ फैसले लेता है। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि चूंकि इसका काफी समय इन विद्रोह और इनको दबाने में था, तो जब ये उधर ऊपर इधर कराचिन चीन की तरफ और इधर मध्य से इधर खुरासान की तरफ ये अपने अभियानों में व्यस्त था, उसी समय दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। उसमें से प्रमुख थे बहमनी और विजयनगर। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय में विद्रोह शुरू हो गए थे। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी। विजयनगर दो भाइयों ने आजाद करा लिया, उन दोनों का नाम था हरिहर और बुक्का। ये दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने इस विजयनगर को आजाद करा लिया। और बहमनी साम्राज्य, ये एक मुस्लिम शासक, एक वहाँ के जो नवाब थे वो को थे, उसने अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। साथ ही इधर इधर पूरब की तरफ बंगाल पूरा स्वतंत्र हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक भी बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, अपने क्या नाम, अपने ताऊ की तरह था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक की तरह उदार हृदय था, ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला नहीं, ज्यादा मगजमारी नहीं करता था। उसने केवल इतना किया कि अपने राज्य को बचाए रखने का प्रयास किया। उसने कोई नए राज्यों पर आक्रमण नहीं किया कि वो उसके राज्य में मिल जाएं। उसने केवल एक ही काम किया कि अपने स्वतंत्र राज्य को बचाए रखने के लिए केवल युद्ध किए, जो छोटे मोटे किए। साथ ही उसने लोकहित के बहुत सारे कामों को प्राथमिकता दी। उसका मानना यह था कि जनता की जितनी ज्यादा सेवा की जाए, जनता का कल्याण किया जाए, एक राजा का वही धर्म होना चाहिए। तो वो प्रजा के कार्यों के लिए ज्यादा काम करता था। मोहम्मद तुगलक ने भी किए, फिरोज शाह तुगलक ने ज्यादा किए। इसमें देखिए उसके प्रजा हित के कुछ कार्यों के बारे में हम यहाँ जिक्र करें कि कृषि हेतु नहरों का निर्माण कराया। बहुत सारी जो नदियां हैं बड़ी बड़ी, उनमें से चौड़ी चौड़ी नहरें खोदी गई। इसमें एक सतलज वाली नदी में से जो नहर है वो, और यमुना नदी में से यमुना नहर, ये खोदी गई। इसके आसपास की भूमि की सिंचाई आज भी इन नहरों से होती है। ये उस समय की है। ये लोअर गंगा नहर, लोअर यमुना नहर, ये आप दिल्ली और इसके आसपास अगर आप देखेंगे मेरठ उस तरफ, ये यमुना नहर ये उधर है। और ये बहुत चौड़ी चौड़ी नहर है, तो उनसे आज भी सिंचाई का काम किया जाता है। जौनपुर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जूना खां, चूंकि उसका नाम था, क्या नाम था उसका? जौना खां। तो जौनपुर शहर बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर और यही आगरा के बगल में जो है फिरोजाबाद, ये शहर बसाए। सराय जानते हो क्या होती है सराय? नहरों के किनारे, जो नहरें होती हैं, नहरों के किनारे बाग होते हैं और इनके एक रास्ता होता है जाने के लिए। तो रास्ते में आराम करने के लिए कुछ कोठियां और ये पानी, खाना पीना, इस प्रकार की व्यवस्थाओं से युक्त एक व्यवस्था बनाई जाती है, जिनको सराय कहते थे। सराय, जब लोग लंबी दूरी पर जाते थे और थक जाते तो फिर सरायों में आराम करते थे। सरायें बनवाई, जलाशय तालाब खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, बगीचे लगवाए और पुलों का निर्माण किया। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, जैसे अगर किसी को हम फोकट में कोई चीज देते हैं, दान में देते हैं, तो उसको अरबी में खैरात कहते हैं। खैरात में खैरात, तो दीवाने खैरात एक कोष बनाया गया, एक विभाग बनाया। और उससे क्या होता था? अनाथ, गरीब, विधवाओं और गरीब लड़कियों की शादियों के लिए वहां से फंड दिया जाता था, धन दिया जाता था। ठीक है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं और भोजन, कि मरीज को भोजन दिया जाए और उसको दवाएं फ्री में दी जाएं, ऐसी व्यवस्थाएं की। नौकरी देने के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना भी तुगलकों ने की थी। इसके बाद ये देखिए 1388, ध्यान से समझना,
1388 में उसकी मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह तुगलक की। इसके बाद में जो शासक हुए वो कैसे थे? कमजोर बेहद कमजोर और अयोग्य। और कैसे थे? और अयोग्य थे। ये राज को संभाल नहीं पाए। ये ज्यादातर इनका टाइम काय में बीतता था? केवल मौज मस्ती में, केवल मौज मस्ती पर ज्यादा फोकस करते थे और राज्य और प्रजा जिससे कोई मतलब नहीं था। आपसी संघर्ष भी करते थे, मतलब आमोद प्रमोद के साथ, मतलब मौज मस्ती के साथ साथ इनका और क्या था? आपसी झगड़े, आपस में लड़ाई झगड़े लगे रहते थे। इसकी वजह से ये राज्य बहुत कमजोर होने लगा और इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए 1398 में मध्य एशिया से, कहां से? मध्य एशिया से एक तुर्क शासक आता है। कौन? तैमूर। तैमूर, उसको और दूसरा नाम क्या है? और तैमूर लंगड़ा था, इसलिए तैमूर लंग भी कहा जाता है। इसने 1398 में दिल्ली में आक्रमण किया और बहुत तबाही मचाई, मारकाट मचाई। ऐसा कहते हैं कि तैमूर का उद्देश्य यहाँ सत्ता करना नहीं था, बल्कि यहाँ से लूटपाट करके, दौलत इकट्ठी करके वापस मध्य एशिया जाना था। उसके लिए जैसे ही तुगलक वंश कमजोर पड़ा, 1398 में जब उसने आक्रमण किया तो उसने दिल्ली में बहुत तबाही मचाई। अपना डर दिखाने के लिए कहते हैं कि नरमुंडों के ढेर लगा दिए थे उसने। क्या लगाए? नरमुंडों के ढेर। क्या होते नरमुंड? आदमी की खोपड़ी काट काट करके और ढेर लगा दिए थे, जिससे लोगों में उसके लिए खौफ बन जाए। तो यहाँ से काट काट के ढेर लगा दिए, से पहाड़ बना दिए थे काट काट करके। नरमुंडों के ढेर लगा दिए और भयंकर तबाही मचाई, दिल्ली की खूब लूटपाट करके ये वापस अपने मध्य एशिया चला गया। उसके बाद में 1412 में अगले वंश की स्थापना होगी, जिसमें होंगे हमारे सैयद और उसके बाद लोधी। लोधी वंश ये होगा अंतिम सल्तनत वंश। मतलब इसके बाद लोधी वंश के बाद फिर आ जाएंगे 1526 में मुगल। कौन आएंगे बेटा? 26 में मुगल। फिर बाबर अपनी सेना लेकर अफगानिस्तान की तरफ से इधर आएगा और दिल्ली में कब्जा करेगा। तो आपको भी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, थैंक यू। अब आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं।